Very good morning to all of you. I am Ms. Neha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञान मठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे न्यू एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ, उसी का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि है क्लास 8 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है, ये चैप्टर फर्स्ट का है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो 2 पार्ट में आया था और दोनों पार्ट में वो चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, ये जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पार्ट में जो है मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगी। ये पार्ट जो है, मतलब ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इसमें मोस्ट ऑफ जो है वो थ्योरेटिकल है, मतलब जो एक्सप्लेन करने वाले हैं या राइटिंग वाले हैं। मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये जो है, इसके आंसर्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहे हो जो क्लास 8th में हो और वो इन आंसर्स को यूज करना चाहे, तो वो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्लास में नहीं है, जो क्लास 8 में नहीं है या जो स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्हें साइंस का नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए क्या है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। आंसर हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, जो खाली जगह है उसे फिल करना है। तो वो फर्स्ट वन इज, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉप। जब एक ही प्लेस पे सेम काइंड के प्लांट्स को जब हम उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉप। नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, फर्स्ट स्टेप क्या था? अगर हमें कोई क्रॉप अच्छे से ग्रो करनी है, उसे डेवलप करना है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? कि हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट वन इज, डैमेज्ड सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड के बारे में मैंने क्या बताया था? जो सबसे अच्छा मेथड होता है हेल्दी सीड सिलेक्ट करने के लिए, वो क्या था? कि आप उस सीड को जो है कुछ टाइम के लिए वाटर में डुबो दीजिए या वाटर में उसे भिगा दीजिए, एंड आप देखेंगे जो सीड जो है वो बेस पे, जो हमारा कंटेनर है जिसमें वाटर है, उसके बेस में जो सेटल हो गए हैं, वो क्या होते थे? वो होते थे हमारे हेल्दी सीड। और जो वाटर में फ्लोट कर रहे होते थे, इसका मतलब होता था वो अंदर से हॉलो है, डैमेज्ड है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो डैमेज सीड होते थे, उनका क्या काम होता था? वो क्या करते थे? वो फ्लोट करने लगते थे, और इसलिए वो क्या होते थे? सोइंग के लिए इनएप्रोप्रिएट होते थे, हम उन्हें नहीं बोते थे, क्योंकि अगर हम वैसे सीड को बोएंगे जो डैमेज्ड है, अनहेल्दी है, तो हमारी जो क्रॉप होगी वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगी, हम अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है हमें, वाटर चाहिए होता है, इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हमें वाटर चाहिए होता है, यानी प्लांट की जितनी नीड है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर चाहिए होता है, और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential। ठीक है, now comes to next क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया हुआ है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। खारिफ क्रॉप आपकी कब होती है? खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे? आपके पैडी एंड सॉरी मेज, पैडी एंड मेज आपके क्या हो जाएंगे? खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स हो जाएंगे। खारिफ क्रॉप क्रॉप क्या होती थी? वो क्रॉप क्रॉप जो मॉनसून सीजन या जिनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है, वो क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारा चावल यानी पैडी आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो करेक्ट क्या होगा? इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज,
राबी क्रॉप कौन सी होती थी? वो क्रॉप्स जो ठंडियों में होती हैं, जिन्हें ज्यादा वाटर नीड नहीं होती है, टेम्परेचर डाउन चाहिए होता है, ह्यूमिड कंडीशन नहीं चाहिए होती है, दैट्स क्रॉप कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ राबी क्रॉप्स। ठीक है, सो राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारा? वीट हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, पी हो जाएगा, मटर मैंने आपको बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। कब आती है? ठंडियों में आती है। सो ये कौन सी क्रॉप होती है? हमारी राबी क्रॉप होती है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं हमारे? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनिमल एक्सक्रीटा। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता था? जितने भी हमारे एनिमल के एक्सक्रीट्स होते थे उनका यूज होता था, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट। मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है चैप्टर में। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैन्योर के? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। खारिफ क्रॉप जो भी हमारी गर्मी के सीजन की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएंगी। और राबी में हमारे कौन सी आ जाएंगी? जितनी भी ठंड के सीजन में ठंड की क्रॉप होती है वो सारी हमारी किस कैटेगरी में आ जाएंगी? राबी क्रॉप की कैटेगरी में आ जाएंगी। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, खारिफ क्रॉप का पैडी एंड मेज, और राबी क्रॉप का ग्राम एंड पी। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ, जो स्टूडेंट यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं कि सीड को सो करने से पहले, सीड को बोने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल में जितने भी वीडीसाइड उगे हुए होते हैं, जितने भी वीडी वीड्स, नॉट वीडीसाइड, सॉरी, वीडीसाइड्स तो केमिकल होते हैं, जितने भी वीड्स होते हैं जो जर्मिनेट हुए होते हैं उन्हें हम प्लग इन कर लेते हैं थ्रू मैनुअल मेथड और वॉट एवर द मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, इसके अलावा सॉइल को जो है हम उससे वाटर सप्लाई करते हैं, हम उसकी टिलिंग करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, उसे खोदते हैं। ठीक है, खोद के क्या होते हैं, उसे पोरस बनाते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं बहुत सारी, जिससे क्या हो, मैन्योर से जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, सॉइल में जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है, जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो इंक्रीज हो, सॉइल हमारी पोरस हो। ठीक है, ये सारे मेथड हम बिफोर सोइंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने वही सारी चीजें लिखी है और मैंने चैप्टर में भी इसे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट वन इज सोइंग। सोइंग के लिए क्या करते हैं? सोइंग के लिए सबसे पहले हम अपने सीड का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा सीड सही है, कौन सा सीड नहीं सही है सोइंग के लिए। इसके लिए अभी मैंने आपको वो प्रोसेस बताया कि कुछ टाइम के लिए हम सीड को जो है वो वाटर में भिगो देते हैं, और उसके बाद जो सीड जो है वो बेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो हेल्थी होते हैं। और जो वाटर में फ्लोट करते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे अनहेल्थी सीड्स होते हैं, जो कि सुटेबल नहीं होते हैं सोइंग के लिए। इसके अलावा क्या करते हैं कि कितनी हाइट पे हमें सीड को सो करना है, कौन सी कंडीशन चाहिए, कितनी वाटर सप्लाई चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम सो करते हैं सीड को, तो इन सारी चीजों का ध्यान देते हैं। इसीलिए राबी एंड खारिफ क्रॉप होती है। कुछ सीड्स को जो है वो ठंडी का कंडीशन चाहिए होता है, कुछ को जो है बहुत सारा वाटर सप्लाई चाहिए होता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है सीट की रिक्वायरमेंट के मतलब अकॉर्डिंग जो है सीट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? सोइंग टेक्निक में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज वीडिंग। वीडिंग क्या होती है? वीडिंग मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो है ऐसे प्लांट्स जो है हमारे क्रॉप के साथ उगाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार वो पॉइजनस होते हैं, कई बार वो जर्मिनेट होके क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उसके साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी रिमूविंग को ही हम क्या कहते हैं? इनकी रिमूविंग को ही हम वीडिंग की प्रोसेस कहते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। मैनुअल मेथड होता है, यानी आप खुरपी से जो है डायरेक्ट उससे निकाल देते हैं। हैंड पिक
स्टिकिंग मेथड होता है। इसके अलावा वीडीसाइड जो कि केमिकल होता है, ठीक है, हर्बिसाइड, वीडीसाइड्स, इन सब का हम स्प्रे करते हैं जिससे कि ये जो है प्लांट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते इनके इन वीडीसाइड्स के वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें होती हैं इनको रिमूव करने के लिए, और वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग मैंने भी आपको बताया था, और क्लास 6 में भी जो है ये क्या कहते हैं चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उससे हम जो है अपने ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उनको हम बहुत ही हार्ड बीट करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से हम पीटते हैं। उस पीटने की वजह से क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो फट जाती है, वो बस्ट आउट हो जाती है, और हमारा जो ग्रेन होता है वो हमें मिल जाता है, और जो चाफ होते हैं वो जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो जो हमारे ग्रेन से आउटर कवरिंग को सेपरेट करने की प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था वो भी, वहां पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे डिफरेंस बताया था। यहाँ मैं पॉइंट वाइज रखी हूँ कि कैसे कैसे पॉइंट होते हैं, और उसमें फर्टिलाइजर का क्या रोल होता है और मैन्योर का क्या रोल होता है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सोर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर का हमारा होता है सिंथेटिक कंपाउंड्स और केमिकल, और इसके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, यानी ये जो होते हैं ये सिंथेटिक कंपाउंड से बनते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जबकि ये जितने होते हैं, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी काउडंक हो गया, या डेड एंड डी के प्लांट हो गया, डेड एंड डी के एनिमल्स हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, इन सारी चीजों को यूज करके हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है किसी स्पेसिफिक की। जैसे मान लीजिए कोई एक फर्टिलाइजर है, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। या फिर कोई है जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा, किसी में फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बहुत ही हाईली रिच होते हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच। वेयर एज जो कि हमारी मैन्योर होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच नहीं होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी होती है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वही सारे न्यूट्रिएंट जो है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट रिलीज। कितना न्यूट्रिएंट रिलीज करती है? अब क्योंकि एक पर्टिकुलर जो हमारा फर्टिलाइजर है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो इसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बहुत ही रैपिड फॉर्म में रिलीज करती है, बहुत ही हाई अमाउंट में रिलीज करती है। मान लीजिए कोई आपने नाइट्रोजन रिच क्रॉप फर्टिलाइजर डाला, तो क्या होगा, वो बहुत ही हाई अमाउंट में नाइट्रोजन को रिलीज करेगी सॉइल में। वेयर एज आपको मैंने बताया, क्योंकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी होती है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो जो अमाउंट होती है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट की, वो इसमें कम होती है। थोड़े थोड़े सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, किसी एक न्यूट्रिएंट को बहुत ही हाई अमाउंट में रिलीज नहीं करती है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। जहां पे जैसे मान लीजिए हमें हमारे किसी क्रॉप प्रोडक्शन में हमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बहुत ही हाई नीड है, जैसे जो ल्यूमिनस प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ही हाई नीड होती है। तो क्या होगा, ये जो है किसी भी टारगेट न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए ये यूज होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा हाई नीड है, तो हम वहां पे क्या डालेंगे, वहां पे हम फर्टिलाइजर डालेंगे, मैन्योर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैन्योर जो है उस हाई नीड ऑफ नाइट्रोजन को फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है कि ये जो है एप्लीकेशन क्या होता है, प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ द टारगेटेड न्यूट्रिएंट, यानी बहुत ही जो टारगेट न्यूट्रिएंट हमें सप्लाई करना होता है उसके लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। वेयर एज ये जो होती है ये हमारे इंटायर एरिया में हम अपना जो मैन्योर होती है उसे सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल इंप्रूवमेंट। तो ये क्या करती है, इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजर होता है न्यूट्रिएंट सप्लाई का होता है, लेकिन जो हमारी मैन्योर होती है ये ओवरऑल ग्रोथ में इनहेंस करती है, ओवरऑल ग्रोथ को इनहेंस करती है सॉइल की, इनहेंसेस सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करती है, ओवरऑल उसकी हेल्थ को इंप्रूव करती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए
ये जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है, ये होता तो एक केमिकल ही है, तो केमिकल की वज़ह से क्या होता है, इसमें रिस्क होता है वाटर पॉल्यूशन का, कि हमने जो वाटर डाला वो बह के अगर जा रहा है, या फिर ये जो है जो नदी वग़ैरह में अगर ये मिक्स हो जाए, तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज़ करता है, ठीक है? जबकि ये जो हमारा वो होता है मैन्योर होता है, वो जनरली क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, डेड एंड डीके मटेरियल से बना होता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जनरली ये फ्रेंडली होता है, हमारी सॉइल को इम्प्रूव ही करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल की ओवरऑल ग्रोथ करता है, ठीक है? तो ये एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, या यू मे से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द सॉइल हेल्थ, यानी मैंने अभी आपको बताया कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई तो करता है, लेकिन सॉइल हेल्थ पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालता है। जबकि ये जो है जैसे जैसे आप जितना ज्यादा मेन्योर डालेंगे ओवर टाइम, ये सॉइल को इम्प्रूव करेगा, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये जो है क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, एंड दैट्स वाई ये क्या होता है, ये हमारी लेकिन यील्ड्स को बहुत बढ़ा देता है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ यील्ड, यानी अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर आपने थोड़ा सा पैसा भी लगाया है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन इसका क्या होता है, जो मैन्योर होती है, ये लो तो होती है कॉस्ट में, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देती क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी बहुत हाई यील्ड प्रोड्यूस नहीं करती, बहुत हाई प्रोडक्शन नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई ये उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, What is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water. ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि इरिगेशन क्या है। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, आप वहां जाके देखिएगा। और ऐसे दो मेथड बताने हैं जो कि वाटर को कंजर्व करने के काम करते हैं सप्लाई के साथ साथ। तो यहाँ पे इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन जो है हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं, हम अपनी क्रॉप्स को उतनी अमाउंट में जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन climatic condition, requirement of the soil, requirement of the plant, उसके बेसिस पे जितने हमारे प्लांट को जितने वाटर की जरूरत है, उस वाटर की सप्लाई को ही हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। और इसमें हमारा क्या आ जाएंगे, दो मेथड जो आ जाएंगे। पहला आ जाएगा ड्रिप इरिगेशन, एंड सेकेंड वन इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसमें एक हेड पाइप होता है, और उसके बाद छोटे छोटे पाइप जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हमारी फील्ड में, इनसाइड द रूट के एकदम पास जाके उनमें छेद होता है, उनमें स्पेस होता है। और क्या होता है कि वहां पे जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लोगों को ड्रिप चढ़ती है, वैसे ही ड्रिप के फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पे उनकी रूट में डायरेक्टली जो है वाटर सप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतना ही वाटर फील्ड में डाला जाता है, उससे थोड़ा सा भी वाटर वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक हेड पाइप होता है और एक जो है रोटेटिंग ऊपर सब पाइप होता है, और उसमें क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर से हेड पाइप में पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा सब पाइप होता है उसमें से पानी रेनफॉल की तरह से, रोटेटिंग पाइप होता है, तो जैसे रेनफॉल होती है उस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी पूरी फील्ड में स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, सो ये दो मेथड है इरिगेशन के जो कि वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस। ठीक है, क्या होगा आपको डिस्कस करना है, व्हाट विल हैपन। तो क्या है कि आपको पता है कि जो गेहूं होता है वो क्या होता है, वो कौन सी क्रॉप है, वो हमारी राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप का क्या मतलब हुआ कि उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है ठंड का, उसे बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई नहीं चाहिए होती है, उसे कम वाटर चाहिए होता है, उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, उसे ह्यूमिड कंडीशन नहीं चाहिए होती है, उसे ड्राई कंडीशन चाहिए होती है। तो अगर हम गेहूं को, व्हीट को राबी सीजन की जगह या राबी
क्रॉप की राबी क्रॉप की जगह खारिफ क्रॉप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा उसके ऊपर, क्योंकि उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह, वीडीसाइड्स वगैरह अटैक कर देंगे, और वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करे। सो क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर मानसून सीजन, अगर हम खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं तो वो मानसून सीजन होता है, तो मानसून सीजन में अगर बहुत ज्यादा वाटरफॉल हो गया, उसे बहुत ज्यादा वाटर मिल गया, तो क्या होगा, उसके पोर्स जो होंगे वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, और उसके रूट्स जो होंगे वो रिस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से बहुत सारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होगा इन शॉर्ट, कि अगर आप किसी क्रॉप को उसकी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसको रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग कंडीशन में क्रिएट करना चाहोगे, तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन पे वो इफेक्ट डालेगा। वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर्ली सीडलिंग नहीं करेगा, आपको अच्छी क्रॉप नहीं देगा। सो ये हम वीट को खरीफ सीजन में ग्रो नहीं कर सकते अगर हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Explain how soil get affected by the continuous plantation. Uh, 1 minute. Continuous plantation of crops in a field. ठीक है, अगर हम किसी क्रॉप का बार बार सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे अभी तक मैं आपको लेगुमिनस प्लांट बताती आ रही हूँ, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि अगर लेट्स सपोज अगर हम किसी फील्ड में लगातार लेगुमिनस प्लांट उगाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको पता है लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की नीड होती है। या फिर अगर हम मान लीजिए एक ही जगह पे बार बार वीट का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या पैडी का कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट उस प्लांट को होगी, उस क्रॉप को होगी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो चीज सॉइल से धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो रूट वो सारा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने लगेगी, एंड अल्टीमेटली जो हमारी सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगी, उसमें सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। सो इसको, इससे बचाने का तरीका क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो है क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप लगाते हैं, बदल बदल के क्रॉप लगाते हैं, जिससे जो है सॉइल का न्यूट्रिएंट बैलेंस रहता है। एक ही प्लांट सारा न्यूट्रिएंट लेके नहीं जाता। एक प्लांट को मान लीजिए नाइट्रोजन की जरूरत है, फिर एक प्लांट को फॉस्फोरस की जरूरत है, फिर एक क्रॉप को जो है कैल्शियम की जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट का बैलेंस बना होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मैन्योर डाल सकते हैं, मैन्योर डालने से भी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। और बहुत सारे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डाल सकते हैं, टाइम टू टाइम पे हम उसे प्लग इन कर सकते हैं, जिससे जितनी भी डेड मटेरियल्स हैं वो सारे नीचे से ऊपर आ जाए और हमारी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाए। सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनको बचाने के लिए। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। और अभी अभी भी मैंने बताया कि वीड्स क्या होते हैं। हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ जितने भी अनवांटेड प्लांट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं वीड्स। ठीक है, और इनको जो है कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। सिंपली आप हैंड पिक कर सकते हैं, या फिर खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब आप प्लग इन कर रहे होते हो, तो जितने भी वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे अंदर चले जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं। इसके अलावा वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड स्प्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि आप कोशिश कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि ये जो हमारे वीड्स हैं इनके सीड्स जो है वो फील्ड में ना आए। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके थ्रू आप इस वीडलिंग की प्रोसेस को या वीड्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है और आपको इसे ऐसे अरेंज करना है कि एक फ्लो चार्ट बन जाए। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट होता है प्लगिंग द फील्ड, यानी जो है आपकी फील्ड में जितने भी हमारे बड़े बड़े चंक्स आ जाते हैं उनको ब्रेक करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोइंग, यानी बीज बोना। नेक्स्ट वन इज मैन्योरिंग, यानी उसमें खाद डालना। उसके बाद जो है इरिगेशन, यानी प्रॉपर वाटरिंग वगैरह करना, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट को वो इरिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है कि जब हमारा क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे कट करना। द प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एंड देन सेंडिंग क्रॉप टू सुगर फैक्ट्री और
वेरेबल इट रिक्वायर्ड, ठीक है। जहां पे भी इनका स्टोरेज करना है या फैक्ट्रीज में भेजना है, जो भी करना है हार्वेस्टिंग के बाद वहां पे उन्हें सेंड करना, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको कुछ कुछ हिंट दी हुई है और उन हिंट्स को यूज करते हुए आपको पजल सॉल्व करनी है। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, ठीक है। वाटर टू द क्रॉप को क्या कहते हैं? प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप को द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। फिर ये देखिए कीपिंग क्रॉप ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। क्रॉप ग्रीन को लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपर कंडीशन में रखने को क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। तो इसका आप क्या क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा। सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल अक्रॉस। जब एक ही जगह पे बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग एंड कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्स, ठीक है। एक राबी क्रॉप जो कि पल्स है, वो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए बना के रखा है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, ये आपका हो जाएगा थ्रेशिंग की प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पूरा फिल करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टोरेज है, ये हार्वेस्टर है, ये इरिगेशन की प्रोसेस है, ग्राम जो है आपका वो वाला आंसर हो जाएगा चना, ठीक है। विनोइंग की प्रोसेस हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉप हो जाएगा। क्लियर? सो इसी के साथ आपका ये जो सेशन था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वो भी खत्म हुआ और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।